नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो ME 208 यानी थर्मोडायनेमिक्स आईसी इंजन जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर यूनिट नंबर 9 पेट्रोल इंजन, यूनिट नंबर 8 प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन हमने स्टडी किया और एक बेसिक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में हमने स्टडी किया। इस लेक्चर में हम एक जनरल आईसी इंजन के जो कंस्ट्रक्शन है या उसके इंजन के कंपोनेंट्स है या पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो सारे पार्ट्स जो है किस तरीके से असेंबल्ड वे में वर्किंग करते हैं इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक अगर हम डायग्राम इसका देखें, कंसेप्चुअल डायग्राम, तो एक इंजन आईसी इंजन कुछ इस तरीके से नजर आता है और इंजन का जो बेसिक हार्ट होता है या इसका बेसिक मैकेनिज्म जो कुछ इस तरीके से होता है। अगर थ्योरी ऑफ मशीन की टर्मिनोलॉजी में अगर बोले तो एक आईसी इंजन जो होता है एक 4 लिंक का मैकेनिज्म होता है मेनली, और ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कहलाता है। यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट इस पूरे मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला पिस्टन है जो कि स्लाइडर की तरह काम करता है, यानी स्लाइडिंग मूवमेंट करता है। दूसरा पार्ट जो है जो मैंने जो वर्ड यूज किया सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, यानी एक स्लाइडर होगा, 4 लिंक में से एक स्लाइडर होगा और एक क्रैंक यानी रोटर होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो एलिमेंट है क्रैंक, ये हमारा रोटेशन करेगा और एक स्लाइडर है, और बाकी जो एलिमेंट है वो मिक्स मोशन करेंगे। तो आप देखिए कनेक्टिंग रोड जो होगा, तीसरा जो इसका लिंक है वो कनेक्टिंग रोड है, ये कंबाइंड मूवमेंट करता है, यानी इसका अपर पार्ट रेसिप्रोकेटिंग या स्लाइडिंग मूवमेंट करता है, इसका लोअर पार्ट रोटरी मूवमेंट करता है। और चौथा इसका लिंक है जो फिक्स लिंक है, यानी जिस हिंज पॉइंट पर ये या बेसिक स्ट्रक्चर पर ये जो माउंट है तो वो हमारा फिक्स लिंक हो गया। तो इस तरीके से 4 लिंक है इस पूरे मैकेनिज्म में। ये हमारा एक स्लाइडर यानी पिस्टन पहला, दूसरा हमारा क्रैंक, तीसरा कनेक्टिंग रोड और चौथा हमारा फिक्स लिंक या फिर जिसको हम सिलेंडर भी कहेंगे, सिलेंडर या फिर हिंज्ड पॉइंट। अब ये वर्किंग कैसे करेगा कि जब पिस्टन के अपर पार्ट में जब प्रेशर जनरेट होगा तो प्रेशर की वजह से थ्रस्ट फोर्सेस डाउनवर्ड नीचे लगेंगे और उससे पिस्टन डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा। जब पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंक जो है रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी तो इसको वापस से ऊपर की तरफ आना होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि जो पिस्टन है रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है, एट द सेम टाइम क्रैंक रोटरी मूवमेंट करती है। और कनेक्टिंग रोड जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटरी में कन्वर्ट कर रही है। अब ये पूरा मैकेनिज्म चलाने के लिए कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट यहाँ पर और आ जाते हैं। कंबशन जो स्पेस होगा वो सिलेंडर के अंदर होगा, यानी सिलेंडर के अंदर जो है पिस्टन मूवमेंट करेगा। पिस्टन के ऊपर का पार्ट कंबशन चैम्बर कहलाएगा, जहां पर जो है कंबशन होगा और प्रेशर जनरेट होगा। फिर आप देखिए यहाँ पर जो है चार्ज मतलब पेट्रोल या डीजल विथ एयर, ये अगर एंटर करने के लिए हमारे लिए एक इंटेक मैनिफोल्ड होगा। तो ये जो पाथ है हमारा दिख रहा है, ये हमारा इंटेक मैनिफोल्ड है। यहां से जो है चार्ज अंदर की तरफ आएगा। जब पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो और उसी टाइम पे ये जो इनलेट वॉल है ये ओपन होगा और जो फ्रेश चार्ज है वो अंदर आएगा। कंबशन होने के बाद जब ये पावर इसको मिल जाएगी क्रैंक को, और उसके बाद जब एग्जॉस्ट के थ्रू जो है गैसेस को बाहर निकालनी होती है, तो इसके लिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यहाँ दे रखा है, ये पाथ जो दे रखा है, और एक वॉल यहाँ दे रखा है जो ऑपरेट होने पर ये पाथ ओपन और क्लोज होता है। पिस्टन के साथ आप देखिए कुछ रिंग्स बनी हुई है, ये ग्रूविंग कटी हुई है, और यहाँ पर जो है पिस्टन रिंग्स यहाँ पर माउंट की जाती है, जिससे कि बॉटम जो क्रैंक है इसका बॉटम एरिया है या वॉल्यूम है वो और कंबशन चैम्बर इन दोनों को सेपरेट करता है, जिससे कि बर्न गैसेस नीचे की तरफ नहीं आ सके और नीचे का ऑयल ऊपर की तरफ नहीं जा सके। फिर आप देखिए एक स्पार्क प्लग सेंटर में दे रखा है। जब ये कंप्रेस्ड एयर हो जाती है
उसको फायर करना होता है तो स्पार्क के थ्रू हम फायर करते हैं। फिर आप देखिए कैम शाफ्ट, जो यहाँ वर्ड यूज किया गया है, कैम शाफ्ट बेसिकली क्या होता है कि वॉल को जो ऑपरेट करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको वॉल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं, और ये कैम फॉलोवर कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, यानी कैम रोटेट करती है एक प्रोफाइल जिसका पर्टिकुलर होता है, और उसी के और ये जो प्रोफाइल और इसका मूवमेंट जो होता है वो टाइमिंग के साथ, किस टाइम पर ये ओपन होना है, किस टाइम पे क्लोज होना है, उसके साथ इसका कैलिब्रेशन होता है। फिर आप देखिए नीचे वाला जो पोर्शन है क्रैंक केस है। क्रैंक केस के अंदर जनरली लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल रहता है। जो पिन, जिस पिन पर जो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड आपस में कनेक्टेड होते हैं इसको गजन पिन कहते हैं। कनेक्टिंग रोड और क्रैंक आपस में जो कनेक्टेड होता है उसको क्रैंक पिन कहते हैं। और ये हमारा जो क्रैंक के नीचे का जो बैलेंसिंग वेट होता है, ये बैलेंसिंग या जर्क को कम करने के लिए काम में आता है। तो ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है हमारा एक आईसी इंजन के रिलेटेड। अब इनको सिस्टमेटिक हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में देखिए, इट इज पार्ट ऑफ दिस इंजन विच कन्फाइन द एक्सपांडिंग गैसेस एंड फॉर्म द कंबशन स्पेस। यानी सिलेंडर जो होता है जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है और ये कंबशन स्पेस क्रिएट करता है। तो ये सबसे बेसिक पार्ट हो गया हमारा एक इंजन का, जिसके अंदर पावर प्रोड्यूस होगी, और वो पावर जो हीट के टर्म में जो प्रोड्यूस होगी उसका एक बड़ा पार्ट जो है पिस्टन पर, पिस्टन के थ्रू जो है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मेट में जाएगा। सिलेंडर ब्लॉक, यहाँ पर देखिए सिलेंडर जो ब्लॉक है हमारा, ये अपर पार्ट सिलेंडर का पार्ट ये ब्लॉक होता है जिसके अंदर सारे वॉल मैकेनिज्म, वाटर जैकेट, ये सारी चीजें होती है। सिलेंडर हेड, इट इज detachable portion of engine which covers the cylinder and includes the combustion chamber, spark plug, injector, etc. Cylinder sleeve, it is cylindrical lining, either wet or dry type, which is inserted in the cylinder block in which piston slide. Liners are classified as dry liner and wet liner. फिर आप देखिए पिस्टन। पिस्टन बेसिकली एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है जो रेसिप्रोकेट करता है, और द फोर्स ऑफ एक्सपांडिंग गैसेस जो है अप्लाई होते हैं पिस्टन पर, और पिस्टन के थ्रू क्रैंक शाफ्ट पर जाते हैं। और एक डिसमेंटल फॉर्मेट में हम देख सकते हैं ये सारे जो डायग्राम हमने जो यहाँ इस तरीके से हम देख सकते हैं सारे डायग्राम्स। वॉल कुछ इस तरीके से होंगे, ये हमारा सिलेंडर हेड होगा, यानी सिलेंडर को कवर करने के लिए ये सिलेंडर ब्लॉक होगा जिसके अंदर सिलेंडर अपर पार्ट है, और उसको चारों तरफ वाटर जैकेट वगैरह इस तरीके से होते हैं। सिलेंडर लाइनर, गजन पिन, और आप देखिए कनेक्टिंग रोड, ये क्रैंक शाफ्ट, टाइमिंग गियर। टाइमिंग गियर बेसिकली जो है वॉल मैकेनिज्म और क्रैंक शाफ्ट जो जिस स्पीड के साथ रोटेट करती है उसको आपस में कनेक्ट करता है। वॉल स्प्रिंग, ये सारे हमारे इंजन के कंपोनेंट्स हैं। पिस्टन रिंग देखिए, इट इज ए स्प्लिट एक्सपांशन रिंग placed in the groove of piston. They are usually made of cast iron or pressed steel alloy. The function of the ring are as follows. जो पिस्टन के रिंग्स होती है उनके जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। गैस टाइट कंबशन चेंबर होता है और फॉर्मेट करेगा, फॉर्म करेगा ये, यानी जो गैसेस होगी वो लीक नहीं होनी चाहिए। और कॉन्टेक्ट एरिया, रिड्यूस द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन सिलेंडर वॉल एंड द पिस्टन वॉल, प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन लॉसेस एंड एक्सेसिव वियर। तो आप देखिए कि जो सिलेंडर है और पिस्टन दोनों के बीच फ्रिक्शन को भी ये रिड्यूस करता है। सिलेंडर लुब्रिकेशन को भी कवर करता है। Compression ring are usually plain single piece and are always placed in the grooves of piston nearest to the piston head. They prevent leakage of gases from the cylinder and help increasing compression pressure inside the cylinder. तो कंप्रेशन रिंग जो है कंप्रेशन प्रोसेस को अकम्प्लिश करने में हेल्पफुल रहती है और प्रेशर को लीकेज होने से बचाते हैं। ऑयल रिंग्स बेसिकली these are the grooved or slotted and are located either in the lowest groove
जो सबसे नीचे वाला जो ग्रुप होता है वहां पर लोकेटेड होता है। और ये क्या है, बेसिकली जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को पिस्टन सिलेंडर की वॉल्स जो होती है वहां पर सप्लाई करने के लिए काम में आता है। पिस्टन पिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट पिन और गजन पिन, इसको गजन पिन भी कहते हैं। पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को आपस में कनेक्ट करने का काम आता है। कनेक्टिंग रोड जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए या क्रैंक को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग रोड को यूज में लेते हैं। तो ये बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर देखिए क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट जो होता है रोटरी पोर्शन होता है, इसी शाफ्ट पर फ्लाईव्हील अटैच्ड होता है और फ्लाईव्हील जो होता है वो पावर एब्सॉर्ब करता है और साथ में कुछ कंप्रेशन स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक में जो कुछ पावर की जरूरत पड़ती है उसको भी सप्लाई करता है। क्रैंकेस, क्रैंकेस बेसिकली लोएस्ट पार्ट होता है इंजन का। ये एक बड़ा स्पेस होता है, इसके अंदर हमारा क्रैंकशाफ्ट और ये सारे मैकेनिज्म होते हैं। इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भी फिल रहता है और लुब्रिकेशन यहीं से जो स्टार्ट होता है। केम शाफ्ट देखिए, केम शाफ्ट बेसिकली क्रैंक शाफ्ट से कुछ पावर जो है केम शाफ्ट में भी जाती है। केम शाफ्ट के मूवमेंट से वॉल ओपन, जो एग्जॉस्ट या इनलेट वॉल का ओपन और क्लोज होना जो है फुलफिल होता है। टाइमिंग गियर्स, जो टाइमिंग का जो डिफरेंस होता है केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के बीच में या स्पीड का जो डिफरेंस होता है वो टाइमिंग गियर्स के थ्रू जो है कंप्लीट किया जाता है। इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड का मतलब जो जिस रास्ते से पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आएगा उसे इनलेट मैनिफोल्ड कहेंगे और जो इनलेट वाल्व जो होता है इसको कंट्रोल करता है। सिमिलर वे में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, यानी वो पार्ट जिससे एग्जॉस्ट गैसेस जो है बाहर जाएगी और जो एग्जॉस्ट वाल है इसको जो है कंट्रोल करता है। फिर आप देखिए टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ये पिस्टन की मूवमेंट के लिए दो टर्मिनल पॉइंट्स हैं या टर्मिनल लेवल है। टॉप डेड सेंटर मतलब कंबशन स्पेस में सबसे ऊपर का जो पोर्शन होगा जहां तक पिस्टन अप्रोच करता है उसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और बॉटम डेड सेंटर जहां पर लोएस्ट पोर्शन, जहां पर पिस्टन जो है मूवमेंट करता है उसे बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस को स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। अब देखिए टर्मिनोलॉजी हम किस तरीके से यूज करते हैं। टर्मिनोलॉजी कनेक्टेड विद इंजन पावर, इंजन पावर के लिए जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से होगा। एक तो स्ट्रोक लेंथ हमें काम आता है, तो स्ट्रोक लेंथ देखिए क्या होता है, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर से लेकर के बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। बोर डायामीटर, बोर डायामीटर जो इंजन के सिलेंडर का जो डायामीटर होता है उसे बोर डायामीटर कहते हैं। तो डायामीटर से हम उस सर्कल का एरिया निकालते हैं, एरिया को स्ट्रोक लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूबिक कैपेसिटी यानी सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और टोटल वॉल्यूम को जब प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसके लिए जो एनर्जी लेवल या पावर कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें मिलेगा। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक एवरेज जो एक्सपेंशन स्ट्रोक के टाइम पर, यानी जब पावर स्ट्रोक जब चालू होता है या शुरू होता है उस समय जो एक मीन इफेक्टिव जो प्रेशर जनरेट होता है उसको अगर हम सिलेंड्रिकल वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे लिए पावर का एक्सप्रेशन आ जाता है। Stroke bore ratio, the ratio of length of stroke and diameter bore of the cylinder is called stroke bore ratio. In general, this ratio varies between 1 to 1.45. Swept volume basically क्या होता है कि जितना पिस्टन के मूवमेंट से जो वॉल्यूम कवर होता है उसको स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। और इसी के साथ होता है एक क्लियरेंस वॉल्यूम भी होता है, यानी टॉप डेड सेंटर पर पिस्टन की पोजीशन के ऊपर का जो वॉल्यूम होता है उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। और दोनों मिलाकर के टोटल वॉल्यूम बनाता है। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो बेसिकली एक बेसिक स्पेसिफिकेशन होता है किसी भी इंजन के लिए और इंजन की एफिशिएंसी काफी हद तक कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड भी करती है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर
मिनिमम वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। और पावर जो अगर हम निकालना चाहते हैं हॉर्स पावर में या किलोवाट में जो पावर निकालना चाहते हैं, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम वॉल्यूम फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के हमें पावर उसकी मिलेगी। अब इसका जो फॉर्मूला जो कुछ इस तरीके से होता है, PLAN इंटू N/2। P का मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर, L का मतलब स्ट्रोक लेंथ, एरिया, A का मतलब एरिया, और N जो होगा यहाँ पर RPM होगा। आप देखिए L इंटू A ये वॉल्यूम बनाता है इस सिलेंडर का वॉल्यूम, और P से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये एनर्जी की यूनिट देता है। अब यहाँ पर साथ में इंपॉर्टेंट बात है N जो होता है RPM, रिवोल्यूशन पर जो है मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो जितना क्रैंकशाफ्ट जब रोटेट करता है तो आप देख सकते हैं कि दो रोटेशन में एक पावर मिलता है। तो एक रोटेशन में ये जो पावर इसको मिलेगा वो दो रोटेशन में, क्योंकि एक बार पावर मिलती है तो एक रोटेशन में आधा पावर, एक रोटेशन में आधे टाइम पावर मिलेगा। तो N इंटू N/2 ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। और साथ में जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सिंगल सिलेंडर है तो पावर की जो यूनिट बनेगी PLAN डिवाइड बाय 2 बनेगा, और अगर मल्टी सिलेंडर है 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर तो स्मॉल n लगाया जाएगा। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो जितने सिलेंडर होंगे उसके बराबर इसको वैल्यू रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो ये सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी एक इंजन टर्मिनोलॉजी के रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।